चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं। और जियोग्राफी में आप सबसे पहला जो आज कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं उसको समझिए, भारत की स्थिति और उसका विस्तार। क्या बता रहे हैं? भारत की स्थिति और विस्तार। ध्यान से समझिएगा, भारत की स्थिति और विस्तार पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले इसमें दो तीन चार बातों को आप मोटा मोटी तौर पर आप भारत का नक्शा स्वयं बनाते भी हैं, और जैसे ही आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो इस टाइप से एक आकृति बनती है ना। ये आपका कुल मिला जुला करके भारत का एक नक्शा आता है, और इस नक्शे के आधार पर हम लोग इसकी स्थिति को जानेंगे कि पूरे पृथ्वी पर मेरा भारत कहाँ है और उसका विस्तार कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। इससे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ग्लोब को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? ग्लोब को। तो जरा हम लोग ग्लोब के बारे में समझ लें कि ग्लोब कैसे है और क्या है, तब आपको और क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा हर एक चीज। समझ में आ रही है बात? तो जरा सा हम लोग ग्लोब की चर्चा कर लें तो आप देखेंगे कि आप ग्लोब अगर देखे होंगे तो करीब करीब इसका जो शेप बनता है वह इस टाइप का होता है। ध्यान से समझिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। क्लियर हो गया? इस तरह से गोलीय रूप में है, हालांकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ढकचा पकचा है। उसको जब हम पृथ्वी पढ़ाएंगे तब पूरा बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रही है बात? अभी हम थोड़ा सा ग्लोब पर चर्चा करते हैं। ये आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब मीन्स क्या चीज की एक पृथ्वी का नमूना है। पूरी पृथ्वी को दर्शाया गया है कि यही पृथ्वी है, अर्थ है ये। क्लियर हो गया? तो अब अर्थ में हुआ है क्या चीज कि ज्योग्राफी को आसानी से समझने के लिए हम इन सारी बातों को अच्छा से बैठिए, हम अच्छा से समझने के लिए हम पूरी पृथ्वी को अपने मन से यानी कि काल्पनिक रेखा से इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भाग में। पूरी पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटे तो हम इसको कलर चेंज करके बांट देते हैं। देखिए जरा सा, मान के चलिए कि हम छोड़िए, नहीं कलर चेंज में कोई बात नहीं, चलिए हम इसको दो भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए? दो भाग में। इसको अगर इस प्रकार से अगर हम एक लाइन खींच दिए तो यह खींचा हुआ है नहीं, यह कल्पना हमने किया है, काल्पनिक रेखा है ये सब। अगर इसको हम इस तरह से खींच दिए तो इसको हम कहते हैं 0 डिग्री की रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री की रेखा को विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त या रेखा कह सकते हैं। वृत्त इसलिए कहेंगे कि देखिए, आप तो ग्लोब का अगला पार्ट न देख रहे हैं, लेकिन यह रेखा तो इस तरह से ग्लोब में खींची गई है, गोले से खींची गई है, तो वह तो एक वृत्त की रचना कर रही है। उसके अगले पार्ट को देख रहे तो लग रहा है कि ऐसे खींचा हुआ है। क्या जी? इसको हम लोग क्या कहेंगे? 0 डिग्री रेखा कहेंगे। और 0 डिग्री रेखा को ही हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्लियर हो गए? इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू माने भूमि और मध्य माने बीच में, और रेखा मतलब लाइन। वैसी रेखा जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच खींची गई है उसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा।
अंग्रेजी में इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है कौन सी रेखा कहलाती है? भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, या 0 डिग्री की भी रेखा इसको हम लोग कह सकते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? समझ में आ गया बात? अब देखिए, जब हम इसको पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटे तो एक ऊपर का हिस्सा हो गया, एक नीचे का हिस्सा हो गया। और आप पढ़े हैं कि ऊपर में जो होता है उसको उत्तर कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं? दक्षिण। इस साइड को कहते हैं पश्चिम और इस साइड को कहते हैं पूरब। लेकिन यहां से जब हम एक रेखा खींचे हैं जिसका नाम भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर ने क्या किया है? इक्वेटर ने तो जो हिस्सा बनाया वह हिस्सा तो उत्तर और दक्षिण का ना बनाया। तो उत्तर में जो है इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। यह गोलार्ध क्यों है? तो अब देखिए, पृथ्वी जो ये था ये गोल टाइप का था और इस रेखा ने 2 भाग में बांट दिया। अब ये गोल नहीं है, ये आधा गोल है। आधा गोल की वजह से गोल आधा है तो गोलार्ध। समझ में आ गया ना? इसको क्या कहेंगे? गोलार्ध। और ऊपरे में है तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे में है तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। पूर्ण गोला नहीं है, अर्ध गोला है, क्योंकि यहां से कट गया है कि नहीं? कल्पना से हमने इसको रेखा खींच करके अलग अलग कर दिया। ठीक है? और इस पर उत्तरी गोलार्ध में ठीक यहां पर बीच में एक ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। इसको पोल, पोल पोल मीन्स ध्रुव होता है। इधर भी एक पोल होगा तो ऊपर में है तो इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। इसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और नीचे में है तो इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल और इसको बोलेंगे साउथ पोल। क्लियर हो गया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध पर जो सबसे ऊंचाई का जो पॉइंट है उसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। और जो साउथ में सबसे नीचे का पॉइंट है उसी को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। क्लियर हो गया? यहां तक की बात समझ में आपको आ गई? अब देखिए अब हमको ये बताइए, देखिए ये रेखा जो है 2 तरह की रेखा है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये रेखा ऐसे सोई हुई है, लेटी हुई है। तो लेटी हुई रेखा को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। जो रेखा लेटी हुई है, सोई हुई है, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। आज जो खड़ी है तो उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड। आ गया समझ में? और लैटिट्यूड माने होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड माने होता है देशांतर। समझ में आ गई बात? तो सर ये भी एक अक्षांश है, तो हाँ है। समझे कि नहीं? यह भी क्या है? एक अक्षांश है। विषुवत रेखा भी क्या है? एक अक्षांश ही है। समझे कि नहीं? अब देखिए, ये 0 डिग्री यहां से और यहां उत्तरी ध्रुव, यहां से यहां तक जब आप विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक अगर यहां से कोण के बारे में पूछिएगा तो यह 90 डिग्री के कोण को बनाता है। कितना डिग्री के कोण को बनाता है? 90 डिग्री के कोण को। आ गया समझ में? ये मैथ की भी बात है कि वृत्त की परिधि पर, वृत्त के अर्ध बिंदु अर्ध रेखा से वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, इसको आप जान लीजिए। सिर्फ आपको यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। 90 अंश बनाएगा वो। कितना अंश बनाएगा? 90। यानी कि
1 डिग्री एक रेखा को बनाएगा। तो 90 डिग्री अगर अंश है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, तो ऊपर में कितना लाइन खींचा जाएगा? कितने अक्षांश हो गए ऊपर में? 90। कितना अक्षांश? 90। अब इस तरह से आप देखें तो अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो हर 1 डिग्री इस तरह से आपको एक रेखा खींचेगी। क्या करेगी? एक रेखा खींचेगी। और हर रेखा 0 से 1 है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आप देख रहे हैं ना? तो इसमें से कितना उत्तरी ध्रुव में माने 0 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव जाते जाते ऊपर में कितना अक्षांश बनेगा? कितना अक्षांश हो जाएगा? 90 अक्षांश। कितना अक्षांश? 90। क्लियर हो गए? और आपको यह भी पता है कि 23.5 डिग्री जब आप उत्तर की ओर जाइएगा तो एक विशेष प्रकार की रेखा मिलेगी। 23.5 यानी कि 23-24 के बीच में, 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में 23.5 डिग्री होता है। तो वहां एक विशेष प्रकार की रेखा आपको मिलेगी। एक विशेष प्रकार की रेखा आपको इस तरह से नजर आएगी। ध्यान से समझिएगा। जब आप ऊपर जाइएगा तो कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री जब ऊपर आप जाइएगा, कहां? नॉर्थ में, तो एक विशेष प्रकार की जो रेखा आपको मिलेगी, इस रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। समझ में आ रही है बात? आपसे कोई पूछेगा कि कर्क रेखा कहां मिलेगा, तो कर्क रेखा जब आप पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जाइएगा तो 23.5 डिग्री पर जो एक लाइन खींची गई है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्लियर हो गए? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। अब देखिए, एक अक्षांश और दूसरा अक्षांश, और ऐसा ऐसा करके कई अक्षांश बनेगा? 90। कितना अक्षांश? 90। तो ये 90 अक्षांश जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करती है। चूंकि एक रेखा और दूसरी रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी आपको हम बता दें कि 2 अक्षांश जो होता है, 2 अक्षांश, इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। अगर ये रेखा यहां से मान के चलिए गो से एक रेखा गुजरी तो 111 किलोमीटर के बाद दूसरी रेखा है, और इन दोनों के बीच में 1 डिग्री कहेंगे उसको। कितना डिग्री कहेंगे? 1 डिग्री। समझ में आ गई बात? और इस तरह से कितना डिग्री है ऊपर तक? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने के लिए पृथ्वी से। क्लियर हो गए? तो 23.5 डिग्री पर कौन सा? 23.5 डिग्री अगर उत्तर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो कौन सी रेखा आपको प्राप्त होगी? कर्क रेखा। आ गया समझ में? और ठीक जब इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने पर आपको एक और रेखा की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा, एक और रेखा की प्राप्ति होगी। उस रेखा को हम लोग कहते हैं, देखिए, जब आप 66.5, कितना? 66.5, जब आप 66.5 डिग्री और जाइएगा ऊपर, तो यहां पर हो गया करीब करीब 66.5 डिग्री पर। जब आप उत्तर साइड में जाइएगा तो फिर से एक आपको विशेष रेखा मिलेगी। उस रेखा को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। कोई उससे अंतर नहीं है। आर्कटिक वृत्त। क्या मिलेगा आपको? आर्कटिक वृत्त। चूंकि यह वृत्तीय है, गोले से है, समझे कि नहीं? आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं। इधर की बातों को समझ में आ गई बात? और यहां जैसे ही जाइएगा तो यहां से यहां का अंश हो जाएगा 90 डिग्री पर, आपको मिल जाएगा उत्तरी ध्रुव। इधर का बात हम लोग कर लिए। उसी प्रकार से अगर आप इधर देखिएगा, उसी प्रकार से जब आप नीचे आइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में घुसिएगा,
तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक विशेष रेखा की एक प्राप्ति होगी। इस रेखा को हम लोग कहते हैं कितना, 23.5 डिग्री साउथ में। इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तो मकर रेखा साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में। किसके साउथ में? तो पृथ्वी के साउथ में। समझ में आ गई बात? और अगर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर आप 66.5 डिग्री पर जाइएगा। तो 66.5 डिग्री पर पुनः साउथ में जाने के बाद, दक्षिणी गोलार्ध में जाने के बाद आपको अंटार्कटिक वृत्त मिलेगा। क्या मिलेगा? अंटार्कटिक वृत्त। टिक वृत्त। क्लियर हो गया? यहां तक का मैटर कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा का नाम? इक्वेटर। वह कितना डिग्री का होता है? उसका एक और नाम बताइए। और नाम बताइए। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। विषु इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पे ठीक बीच में बांटेंगे तो जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पर जब लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ से इधर या इधर पूरे पृथ्वी पर दिन भी बराबर, रात भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसको विषु बोलते हैं और इसीलिए इसको नाम हो गया विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। कोई दिक्कत? देखिए एक्चुअली जो आप देखिएगा ग्लोब में, तो जैसे विषुवत रेखा है तो रेखाएं इस तरह से हल्का हल्का टेढ़ी टाइप की रहती है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से रहती है। देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे रहती है। लेकिन आपको जब इसका पहला पार्ट काटिएगा तो इस तरह से नजर आती है। क्लियर हो गए? तो अब ध्यान से समझिएगा जरा सा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर, है कि नहीं? विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव कितना डिग्री का अंश बनाती है? तो सर इधर भी तो उतना ही बनाएगी, इधर भी इतना ही बनाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा, दे दीजिए वाला, दे दीजिए पेन। इसका मतलब तो ले लीजिए। इसका मतलब तो ये हो गया ना जी कि 90 अक्षांश इस साइड में और 90 अक्षांश। क्लियर हो गए? अगर आप 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जाकर मैंने चढ़िएगा तो 23.5 डिग्री ऊपर जाने का मतलब कितना हो जाएगा? कौन सी रेखा मिल जाएगी? नॉर्थ उत्तरी ध्रुव में कौन सी रेखा मिल जाएगी? और वही अगर दक्षिण आएंगे तो कौन सी रेखा मिल जाएगी? 66.5 पर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 66.5 साउथ में आएंगे तो क्या मिल जाएगा? क्लियर हो गया इतना तक? यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब यहां से समझिए एक और चीज। अब जरा सूर्य की स्थिति को देख लीजिए ध्यान से। सूर्य, तो ये तो मान के चलिए कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, देखिए ध्यान से, अगर ये पृथ्वी आप इसको मान रहे हैं तो अब देखिए पृथ्वी की स्थिति है क्या चीज कि जो सूर्य, जब सूर्य भगवान का सूर्य जो है एक तारा के तौर पर हम लोग भूगोल की भाषा में देखते हैं, और हिंदू धर्म से देखिएगा तो इनको हम लोग भगवान की श्रेणी में रखते हैं। और सूर्य और कुंती का जब मिलाप हुआ था तो उन्हीं से एक बेटा का उत्पत्ति हुआ था जिसका नाम था कर्ण। क्या नाम था? कर्ण। कुंती को एक वरदान था कि आप जिस देवता का आवाहन कीजिएगा वो देवता आपके पास आएंगे, है ना, और आपसे खुश होकर के वरदान देंगे। और उसी स्थिति में जो है कर्ण का जन्म हुआ था, कुंवारे की स्थिति में। समझे कि नहीं? इसीलिए कुंती जो है से उस कर्ण को एक्सेप्ट नहीं की थी उस समय। तब वही कर्ण जो है, आप महाभारत में कहानी पढ़े हैं ना, तो इसीलिए जैसे चूंकि हम लोग सूर्य भगवान को है ना एक भगवान की दृष्टि से देखते हैं, और देखना भी इसलिए चाहिए कि सूर्य जो है से आपको सौर ऊर्जा का एक ऐसा तारा है कि अगर यह ना हो
तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। चूंकि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं, और हम लोग किस पर निर्भर किए हुए हैं? पेड़ पौधा पर निर्भर है कि नहीं है? इसलिए सूर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब ध्यान समझिएगा, ये वाला रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। अब हमको बताइए ये वाली रेखा कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और ये जरा सा हमको बताइए कि ये वाली रेखा कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। सूर्य कहीं ना कहीं तो इधर होंगे, तो सूर्य, ये क्या है? पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का परिक्रमा करती है कि नहीं? तो परिक्रमा के दरमियान में होता यूं है कि सूर्य की जो स्थिति होती है, सूर्य की स्थिति जो होती है, आप देखिए ध्यान से, वो आपको विषुवत रेखा, किस रेखा पर? विषुवत रेखा। देखिए ध्यान से, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से आगे बढ़ते 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 मैंने बढ़ते 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 वो कहां तक आती है? मकर रेखा तक आते हैं। कहां तक आते हैं? मकर रेखा तक। सूर्य कहां तक आते हैं? मकर रेखा तक। देख रहे हैं? और फिर यहां से सूर्य यहां से आए यहां, और फिर यहां से गए कहां? विषुवत रेखा पर, और फिर विषुवत रेखा से कहां पहुंच गए? कर्क रेखा पर। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। समझ में आ रही है बात? अब समझिए फिर से, सूर्य पहले कहां है? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा से कहां गए? धीरे 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 करते हुए मकर रेखा पर। फिर मकर रेखा से कहां गए? विषुवत रेखा पर। और फिर विषुवत रेखा से कहां पहुंचेंगे? कर्क रेखा पर। अब फिर कर्क रेखा से कहां आएंगे? विषुवत। फिर कहां जाएंगे? मकर। फिर कहां जाएंगे? विषुवत। फिर कहां जाएंगे? यह क्रम चलते रहता है इनका। इससे आगे नहीं है, इससे आगे नहीं जाते हैं। चूंकि परिक्रमा इस कदर होती है कि सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब सूर्य यहां पर रहेंगे, जब सूर्य यहां पर रहेंगे, तो इनकी किरण यहां पर सीधा पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगे कि तिरछा हो जाएगी? लंबवत पड़ेंगी। बोलिए नहीं रहा, कैसा पड़ेंगे? लंबवत। अगर यहां पर भी रहेंगे तो लंबवत, यहां पर भी रहेंगे तो लंबवत। अब हमको बताइए, तो जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, तो साल भर के अंदर में कभी न कभी तो उन पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ेगी, लंबवत किरण पड़ेगी। लेकिन अब हमको जरा बताना, क्या कभी कर्क रेखा के ऊपर में जो देश होंगे, जो देश कर्क रेखा के ऊपर में होंगे, या जो देश मकर रेखा के नीचे होंगे, क्या कभी भी वहां सूर्य की किरणें लंबवत होंगी? जोर से बोलिए, लंबवत होंगी? कभी भी लंबवत नहीं होंगी। सूर्य की किरण अगर यहां भी रहेंगे तो कैसा पड़ेगा? तिरछा। कैसा पड़ रहा है? तिरछा। तिरछा पड़ रहा है। अगर ऊपर में आप देखिएगा तो कैसा पड़ेगा? तिरछा। लेकिन यहां जो कर्क रेखा पर जो देश है, जो भी देश है, वहां तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। अगर यहां पे कोई देश है तो सूर्य तो कभी ना कभी तो चलते दरमियान यहां तक पहुंचवे करेंगे, तो इधर भी रोशनी जाएगी तो सब लंबवत पड़ेगा। और जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। और जहां सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं, वह प्रदेश ठंडा रहता है। क्या रहता है? ठंडा। क्लियर हो गया? तो आप हमको बताइए, कर्क रेखा से ऊपर का जितना देश होगा, वो गर्म देश होगा कि ठंडा देश होगा? ठंडा। और जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव पर जाइएगा, वैसे वैसे ठंडा बढ़ेगा कि गर्मी बढ़ेगा? ठंडा बढ़ेगा। तो उत्तरी ध्रुव पर
ठंडा रहेगा तो बर्फ जमेगा कि नहीं जमेगा? तो ये पूरा इलाका बर्फीली है, ये पूरा इलाका क्या है? बर्फीली। अब हमको जरा बताना, इधर जो है मकर रेखा से जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ेंगी, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगे कि तो गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा? ठंडा। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो वहां तो और तिरछा हो जाएगा सूर्य की किरण, तो यहाँ पर ज्यादा ठंडा होगा कि कम ठंडा होगा? ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इसलिए बर्फ जम जाएगा। इसलिए दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ जमे रहते हैं। यहाँ पे ठंडा ज्यादा होता है। हमें ठंडा का आभास क्यों होता है? तो देखिए, अभी अभी आप लोग मकर संक्रांति मनाए तो मकर रेखा की ही ओर होंगे, तो मकर रेखा की ओर होंगे तो भारत की स्थिति समझ लीजिए। भारत आपका कहाँ है? तो भारत जो है उसकी बात पहले, यह इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए, भारत जो है आपका, तो आपको पता है ना कि भारत को दो हिस्सों में जो रेखा बांटती है वह रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारत कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध। भारत कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ रही है बात? देखिए, कर्क रेखा यहां है और इस बात को समझिए, और भारत इस पोजीशन पर है, यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पर है पोजीशन भारत का, इस तरह से। समझ में आ रही है बात? यहां है भारत का पोजीशन। चूंकि यही रेखा भारत को बांटती है, यही रेखा भारत को क्या कर देती है? दो हिस्सों में बांट देती है। समझ में आ रही है बात? तो अब बताइए, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? यहां तक तो समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? अब यहां से इस बात को समझिए, अगर सूर्य मकर रेखा पर रहे, यानी कि विषुवत रेखा के नीचे रहेंगे, तो भारत में गर्मी गिरेगा कि ठंडा गिरेगा? ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर सूर्य कर्क रेखा पर रहे, अहिजा रहे, तो अब यहां गर्मी गिरेगा कि ठंडा गिरेगा? आ रहा समझ में? तो 4 गो डेट याद कीजिए। कै गो डेट? 4 गो। आप यहां से क्वेश्चन उठाए, सुबह वाला बैच में उठाया था कि सर इस कौन तारीख के सूर्य जो है से विषुवत रेखा पर रहते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा था, समझे कि नहीं? अभी जस्ट इसके पिछले पढ़ाए ना क्लास में, तो वहां पूछा कि सर आखिर कौन तारीख को सूर्य जो है सब विषुवत रेखा पर रहते हैं, कितने तारीख को कर्क रेखा पर रहते हैं, कितने तारीख को मकर रेखा पर रहते हैं, सारी बातों। तो आप 4 डेट याद रखिए बहुत ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से, 4 डेट बहुत मजेदार ढंग से सुनिएगा, बहुत बढ़िया से सुनिएगा। सबसे पहले विषुवत रेखा को ध्यान से समझिए, और विषुवत रेखा पर सूर्य जो है 23 सितंबर को, कितना तारीख को? 23 सितंबर को। कितना तारीख को? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य जो है, यहां पे देखिएगा किस रेखा पर है? विषुवत रेखा पर है। कितना तारीख को? 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को अगर याद रखिएगा, 23 सितंबर को अगर सूर्य उपस्थित है कहां पर? विषुवत रेखा पर, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब ये 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर है, तो यहां पर जैसे ही आएंगे तो पूरी पृथ्वी पर उस दिन दिन और रात दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। आ रहा समझ में? दिन और रात उस दिन क्या हो जाएगा? बराबर। अब चलिए, अब सूर्य जो है 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। कहां आएंगे? नीचे।
नीचे आते 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 एक समय तो ऐसा भी तो आएगा ना जब वो मकर रेखा पर आ जाएंगे। तो कितना तारीख को मकर रेखा पर आ जाएंगे? तो वह तारीख होगी 22 दिसंबर। कितना दिसंबर? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य किस स्थिति पर होंगे? तो सूर्य जो होंगे लगभग मकर रेखा पर आ जाएंगे। तो अब मकर रेखा पर जितना देश पड़ेगा वहां गर्मी गिरेगा कि ठंडा गिरेगा? बहुत ज्यादा गर्मी गिरेगा। जोर से बोलिए, बहुत ज्यादा गर्मी गिरेगा। लेकिन अगर ये मकर रेखा पर सूर्य है तो यहां से भारत पर लंबवत रेखा, लंबवत किरण गुजरेगी। लंबवत किरण जाएगी कि तिरछी किरण जाएगी? तो तिरछी किरण जाएगी। तो 22 दिसंबर के यहाँ ठंडा गिरता है कि गर्मी गिरता है भारत में? तो काहे ठंडा गिरता है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए। हमारा समझ में समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, चूंकि मकर रेखा है तो कोई लाइन नहीं ना कि टच किए वहां से बैठवा सटा करके भाग गए, है कि नहीं? वो तो पृथ्वी के घूमने का एक समय है। सूर्य का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष को भी घूमती है। दोनों चीज घूमती है। अगले क्लास में इसको बताएंगे हम। अब इसको ध्यान समझिएगा। तो अब यहां से मकर रेखा को जैसे ही टच कर करके अब सबसे निचले पॉइंट पर जब आएंगे तो तारीख हो जाएगी 24। कौन सी तारीख हो जाएगी? 24। और अब वहां से पुनः तैयारी करेंगे बोरा बिस्तरिया लेकर के फिर से विषुवत रेखा की ओर घूमने का और फिर से कर्क रेखा पर घूमने का। चल दिए बोरिया बिस्तर लेकर। और जैसे ही ये अब घूमने की स्थिति में आए, यानी कि थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ेंगे तो अब बड़ा दिन की शुरुआत शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 25 दिसंबर के आपके यहाँ बड़ा दिन की छुट्टी होती है। तो बड़ा दिन की छुट्टी इसलिए नहीं होती है कि उस दिन बड़ा दिन होता है, इसलिए नहीं। यह कहा जाता है कि उस दिन से बड़े दिन की शुरुआत स्टार्ट हो गई। अब देखिए दिन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है? क्लियर हो गए? अब जब सूर्य यहां से अब चल रहे हैं फिर से लौट करके, तो लौटे तो अब यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फिर विषुवत रेखा पर आ गए। फिर कहां पहुंच गए? विषुवत रेखा। तो एक तो था पहलका जब पहुंचे थे तो 23 सितंबर पर, अब फिर आ गए मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, अब फिर मकर रेखा से पहुंच गए कहां? विषुवत रेखा को। अब कितना दिन में पहुंच गए? तो यह जो तारीख कहलाएगी 21 मार्च। कौन सा मार्च? 21 मार्च। 21 मार्च को पुनः ये कहां आ गए? विषुवत रेखा पर। अभी तो हम लोग के यहाँ फरवरी चल रहा है, तो अभी विषुवत रेखा पर ना पहुंचे हैं। विषुवत रेखा पर पहुंचेंगे कै तारीख को? 21 मार्च को। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो धीरे धीरे गर्मियां नजदीक आएंगे तो गर्मियां बढ़ेगी ना। तो पहले से ठंडवा कम नहीं लग रहा है? आज 25 फरवरी ना है जी? आज फरवरी ना है? 25 है। हाँ 25 है। 25 फरवरी है। तो अभी तो एकदम लगभग विषुवत रेखा के करीब आ गए हैं। एक महीना से 4 दिन कम पीछे रहेगा तो पहुंच जाएंगे विषुवत रेखा पर। तो 21 मार्च हो जाएगा। होली के बाद पहुंच जाएंगे विषुवत रेखा पर। समझ में आ गई बात? अब जब विषुवत रेखा पर पहुंच गए तो अब फिर मकर रेखा की ओर जाएंगे कि कर्क रेखा की ओर जाएंगे? तब चल दिए कर्क रेखा की ओर। कर्क रेखा तक आते 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 कौन सी तारीख हो जाएगी? 21 जून। कितना तारीख? 21 जून। 21 जून को सूर्य कहाँ होते हैं? कर्क रेखा। अब देखिए तो भारत है सामने, जलाइए के भस्म कर देंगे। तो जून में देखते हैं कितना गर्मी गिरता है से? जून में कितना गर्मी गिरता है समझते हैं?
तो काहे ज्यादा गर्मी गिरता है? क्योंकि सूर्य जो है सबसे नजदीक भारत के हो जाते हैं, कर्क रेखा पर वो आ जाते हैं, और कर्क रेखा पर जितना देश पड़ेगा पूरा गर्मी का अंबार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? गर्मी का अंबार। आ गया समझ में कि गर्मी का है गिरता है? अब ध्यान समझिए। अच्छा, ये ज्यादा गर्मी गिरेगा तो आदमी करिया की गोर? करिया हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कर्क रेखा भारत के आधे पर है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, सब पढ़ाएंगे कहां कहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, एकदम आसानी से समझा देंगे। पहले समझिए इस चीज को। लेकिन कर्क रेखा से ऊपर जितना जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो दिल्ली वगैरह ये सब जो है, वहां तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं। लेकिन झारखंड, बिहार, इस सब में तो एकदम डायरेक्ट किरण पड़ रहा है। आई हाल दक्षिण देने कैसा लगता होगा? दक्षिण में तो सूर्य भगवान हिजो रहेगा तैयो लगेगा, हिजो आएंगे तैयो लगेगा, यहाँ पहुंचेंगे तैयो लगेगा, यहाँ पहुंचेंगे तैयो लगेगा, यहाँ पहुंचेंगे तैयो लगेगा, यहाँ पहुंच जाएंगे तैयो लगेगा, लौटते समय भी यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो दक्षिण वाला आदमिया को तो ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो गर्मी के साथ ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, तो उधर के आदमी जो है से एकदम भुजंग करिया लगता है। कैसा लगता है? करिया करिया। तो ठंडा प्रदेश में रहने वाला आदमी गोर गोर, और सूर्य का असर पर जहां पड़ रहा है वहां के आदमी काला काला। आया समझ में? समझ में आ गया बात? तो ये बातें अगर आप समझ में आ गई तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विषुवत रेखा पर जब वे दक्षिण की ओर जाने की स्थिति में रहते हैं तो विषुवत रेखा पर सूर्य कितने तारीख को पहुंचते हैं? 23 सितंबर। मकर रेखा पर कितने तारीख को आए? फिर से जब वो कर्क रेखा की ओर घूम जाते हैं तब विषुवत रेखा तक आने में उनको कितना तारीख हो जाता है? और कर्क रेखा पर कितने तारीख को पहुंच जाते हैं? समझ में आ गई बात? इतना सारा चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गया? खूब बढ़िया से समझ में आ गया। तो ये आपने अभी देखा अक्षांश के बारे में। और 23.5 डिग्री याद रखिएगा, 23.5 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। क्लियर हो गया? इसलिए देखिए ग्लोब जो है थोड़ा झुका हुआ बनाया जाता है। यानी कि ग्लोब मीन्स क्या चीज? पृथ्वी का नमूना। उतनी बड़ी पृथ्वी को कहने ढोले चलेंगे? सब कोई का बराहे देवता है कि नाक पर सुल में टांग लेंगे? वो तो बराह देवता चुरा कर मैंने भाग जा रहा था। कौन? हिरणाक्ष। कौन लेकर भाग जा रहा था? हिरणाक्ष। वो पृथ्वी के लेकर भाग गया, पूरा पृथ्वी चुरा लिया। कोई चुराता है हॉर्लिक्स, कोई चुराता है रुपया पैसा, कोई चुराता है। आप लोग क्या चुरा लेते हैं? आप लोग दूसरा चीज चुराते, पैसा उससे ज्यादा चुराते हैं। और हिरणाक्ष जो था वो पृथ्वी चुरा के भाग रहा था। कहे अरे विष्णु भगवान कह के कहाँ लेकर भागल जा रहा है, विष्णु भगवान बचाइए। तो कह के रुको 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 रुको। तो उन्होंने बराह का रूप लिया। किसका रूप लिया? बराह। सुअर देखते हैं, सुअर। तो उसके नकिया में 2 ऐसे ये था। काहे लगे उसका रूप लिए कि पृथ्वी को इस पर रखेंगे। पृथ्वी को कहाँ रख लेंगे? इस पर, और मार के उसको मुआ देंगे। ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे तो फिर तो हमरे छीन ही लेगा फिर दोबारा, है ना? तो उन्होंने बराह रूप धारण किया और हिरणाक्ष से पृथ्वी को फिर से बचाया। एक ऐसे एक कहानी है, पृथ्वी लेके भाग गया। उसके लिए भाई छोटा सा वस्तु होगा, हम लोगों के लिए तो भैया हम लोग तो बिहार में महाकुंभे में सब भूला जा रहा है कि नहीं? महाकुंभे में सब बिछड़ जा रहा है। खत्म हो गया महाकुंभ 26 को। कल शाही स्नान के बाद समाप्त, महाकुंभ खत्म। अब बरियारी जो जिसको जाना है जाते रहिए, लेकिन महाकुंभ का जो समय था वो क्या हो गया? समाप्त हो। यहां तक समझ में आ गया? अब जरा हम लोग देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा।
समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, यहां से तो हमने बांटा था कि ये पृथ्वी ले, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया था। यहां था उत्तरी ध्रुव, यहां था दक्षिणी ध्रुव। देखिए, तो जब ये किरण लेटा हुआ है तो इसको अक्षांश कहेंगे, समझे कि नहीं? और जो लंबा लंबा टाइप का है उसको क्या कहेंगे? देशांतर। तो देशांतर किसको कहेंगे जरा समझ लीजिएगा। देखिए, उत्तरी ध्रुव से, कहां से? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जो बिंदु आती है, क्या आती है? जो बिंदु आती है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर। इसी को क्या कहेंगे? देशांतर। आ रहा बात? तो अब बताइए क्या कहलाती है? देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर। समझ आ रही है बात? ऐसे जहां रेखा गुजरेगी तो क्या कहलाएगी? अक्षांश। ऐसे गुजरेगी तो क्या कहलाएगी? अच्छा। ऐसे गुजरेगा तो क्या कहलाएगा? 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 समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। अब देखिए, अक्षांश जो है, दो अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है 111 किलोमीटर। आपने पढ़ा, आप लोगों ने क्या किया? पढ़ा। लेकिन देशांतर रेखा जब भी शुरुआत होगी तो वह उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? दक्षिण ध्रुव तक जाएगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। वो दक्षिण ध्रुव तक ही जाएगी। अब देखिए ध्यान से यहां पे, अब यहां से जो पहला रेखा जो गुजरा वो तो 0 डिग्री हो गया। दूसरा जो गुजरा वह 1 डिग्री पर हो गया। फिर जो गुजरेगा वह कितना डिग्री पर हो जाएगा? 3, 4, 5, कै गो ऐसा ऐसा? 180 गो देशांतर रेखा। कै गो? 180। इस साइड क्या है? जैसे देखिए, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया क्या चीज? दक्षिण। इधर क्या हो गया? पूरब। इधर क्या हो गया? पश्चिम। तो वैसी देशांतर रेखा जो 0 डिग्री से पश्चिम में है उसको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। आज जो रेखा पूरब में है उसको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। अब बताइए जरा सा हमको, ये जो हम खींचे ये पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर? ये जो खींचे क्या है? ये जो खींचे ये क्या है? इधर खींचे ये क्या है? देशांतर पूरब पश्चिम और अक्षांश उत्तर दक्षिण। क्लियर हो गया? तब इस हिसाब से हमको बताइए। देखिए, यह पृथ्वी है, ये जो हो गया गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अब यहां पर मान के चलिए क्या ऐसे ये वाला है, तो ये क्या हो गया? देशांतर। और यहां पर है भारत, यहां पर क्या है? भारत। तो अब जरा हमको बताना, भारत किस गोलार्ध में है? जोर से बोलिए। किस देशांतर में है? तो भारत की स्थिति किधर है? पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध। पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ रही है बात तो बोलिएगा जरा सा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? देखिए ध्यान से, भारत यही ना है जी, वेस्ट ईस्ट है ना। इधर देख लीजिए नॉर्थ साउथ। अब भारत है यहां, तो भैया किस गोलार्ध में है? किस देशांतर में है?
0 डिग्री का देशांतर के ही पट्टी हो गया पश्चिमी देशांतर और इधर हो गया पूर्वी। तो भारत कहाँ अवस्थित है नक्शे में? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। आगे समझ में? अब बताइए जरा सा, इधर ध्यान से समझ के बताइएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर ये जब समझ में आया तो इधर 1 2 3 4 से लेकर कहां तक? इधर भी 1 2 3 4 5 से लेकर के कहां तक? 100। तो कुल देशांतर कै गो? अरे जोर से बोल। कुल देशांतर कै गो? तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने देशांतर होते हैं, कितने अक्षांश होते हैं? क्या बात है, आ तो गया है आपको। अब चलिए, क्या जैसे आपने अभी देखा कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अगर ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री है, अगला 2 डिग्री होगा तब भी इसका कितना हो जाएगा? 111। 3 डिग्री होगा तो अगला भी कितना हो जाएगा? 111। क्लियर हो गया? क्या अक्षांश 2 अक्षांशों के बीच की दूरी एक समान होती है? अब ध्यान से समझिए, 2 अक्षांश के बीच की दूरी। अब देखिए यहां पर अक्षांश है, यहां की दूरी, यहां की दूरी, यहां की दूरी, यहां की दूरी समान है कि अलग अलग है? अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? क्या है? अलग अलग। अक्षांश जो होते हैं उनके 2 अक्षांशों के बीच की दूरी एक समान होती है, लेकिन 2 देशांतरों के बीच की दूरी हर जगह एक समान नहीं होती। यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गए? यहां तक में आपको हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आप लोग समझ में आ रहा है? नए नए बच्चे, आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ये इस बात को समझिए बहुत बढ़िया से। अक्षांश का ठो और देशांतर कितना? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग इस बात को समझिए, अगर हम लोग कुल मिला जुला करके देखें तो अगर ये 0 डिग्री का अक्षांश है तो ये साइड में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर इधर 1 2 3। अरे गिनाएगा 180 गो पट्टी, 180 गो पट्टी, कितना गिनेगा? हो गया। चूंकि ऐसे जो रेखाएं हैं उसको क्या कहेंगे? देशांतर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री इस तरह से 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ई हो गया क्या चीज? देशांतर। अति अक्षांश। ई क्या था? देशांतर। ये हो गया क्या चीज? अक्षांश। अक्षांश अक्षांश अक्षांश। देख रहे हैं? देख रहे हैं? अगर इसको 0 डिग्री मान लिया जाए, विषुवत रेखा मान लिया जाए, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री और सबसे ज्यादा जाइएगा तो 90 डिग्री। इधर भी जाइएगा तो ऐसे ऐसे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 90 कर दीजिए। 90 को इस साइड में 90 को। देख रहे कितना सुंदर ग्राफ बन गया से? कितना सुंदर ग्राफ बना से देख लिए? अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि कैसे सर इसको लिखा जाए, कोई देश जो है यहां पर है, देखिए ध्यान से, या यहां पर है, देखिए ध्यान से, यहां पर एक देश को बनाते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे? हमको जरा सा बताइए तो, जैसे कैसे इसको पढ़ा जाएगा? तो सबसे पहला देखिए देशांतर देख लीजिए, ई वाला बिंदुआ कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर। अभी अब बताएंगे भी 2 डिग्री देशांतर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री देशांतर।
अब अक्षांश बताइए कितना अक्षांश पर है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर? पूर्वी। इधर देखिए 0 से ही पट्टी है, दाहिने साइड है तो पूरब, अब बाएं साइड है तो पश्चिम। आ रहा समझ में? तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश पर वह चीज है जो यहाँ देश होगा वो स्थित है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से हम भारत की स्थिति देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो जरा सा भारत की स्थिति पर हम लोग विचार करें। हम लोग किस पर विचार करते हैं? भारत की स्थिति। जरा देखिएगा, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। अभी आप देखिए यहां पर, अभी आप फिर से देखिए एक बार, यही ना है ना भारत यहाँ पे? आ जा तुम भी। नहीं आया है, चलिए आ जाए इसे तो साइड में। चलिए बहुत बढ़िया से देखिएगा आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमको एक एक बात बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो अगर हम लिखें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो कोई दिक्कत है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, फिर सबको हम मिलाएंगे एकदम। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब जरा सा देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में है और इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। आपके हिसाब से भारत पूरब साइड में है कि पश्चिम साइड में है? पूरब साइड में है। तो अगर हम इसको कहें कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो कोई दिक्कत है? और क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है ना, या पश्चिमी पूर्व है ना, पश्चिमी जो है दक्षिणी गोलार्ध? तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो आप ध्यान में आपसे रखिएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूरब दिशा में है, तो इसको कहेंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक का मैटर आप समझ लिए? समझ लिए? तो अब जरा आगे समझ लेते हैं। अब जरा हम लोग आगे समझ लेते हैं कैसे। देखिए यही कर्क रेखा है, आपको देख रहे हैं ना, ये जा रहा है, भारत को 2 हिस्सों में बांट रहा है ये वाला। तो ये जो रेखा हो गया ये देशांतर, ये वाला जो हो गया अक्षांश। क्या हो गया? अक्षांश। समझ में आ रहा है बात? देखिए अभी आपको एक चीज और बताते हैं इसमें, आप अभी इसको देखिए जरा सा। देखिए अभी हम बता रहे थे कि विषुवत रेखा है 0 डिग्री ऊपर में जाइएगा तो एन एन माने नॉर्थ नॉर्थ है। तो हमने 1 डिग्री 2 डिग्री, इसने क्या कहा 10 20 30 40, चूंकि संख्या ज्यादा है ना। और कहाँ तक जाएगा देखिए, लास्ट होते थे 80 और यहाँ हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ को ही उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये रेखा आप देख सकते हैं। देखिए ये सब पढ़ा चुके हैं हम लोग। अभी आप इस ग्लोब को देख रहे थे, देख रहे हैं ना आप लोग। तो 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही कहते हैं कर्क रेखा। इसी को क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसी को क्या कहते हैं? देखिए अंटार्कटिक सर्किल। इसको देख लीजिएगा क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है?
ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, इधर हो गया आपका साउथ पोल। सारा चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? अब तो ग्लोब देख करके आप पहचान रहे होंगे कि क्या बताना चाहता है। समझ में आ रही है बात? अब जरा स्थिति को देख लेते हैं भारत को। ये कौन सी स्थिति है? भारत। देखिए सबसे पहले भारत को अब बढ़िया से समझ लीजिए। या भारत को देख रहे हैं, यही मेरा भारत है। भारत देश महान है। मेरा देश कैसा है? भारत देश महान है। तो चलिए अब भारत को समझा जाए बड़े प्यार के साथ। कैसे समझा जाए? प्यार के साथ। तो प्यार के साथ कैसे समझिएगा? जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझिएगा। इंडिया का हम मैप उठा लेते हैं। तो क्या चीज उठा लेते हैं? मैप। इंडिया मैप उठा लेते हैं, उससे और बढ़िया रहेगा आपको समझने में। क्या जी? इंडिया का मैप उठा लेते हैं अही जैसे। अच्छा 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 अच्छा, इमेज में आइए ना। हाँ चलिए पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं पर। ठीक है, आपका इंडिया का मैप है मेरे भाई, जो आपके हम सामने रखे हैं। अब यहां से ध्यान से समझिएगा इस सब चीज को। चलिए आप देख रहे हैं सारा चीज। ये आपका भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का नक्शा। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। टॉपिक का नाम दे देते हैं भारत का अक्षांशीय और है ना देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जला दीजिए उसको भी। देशांतरीय विस्तार, ठीक है ना? देखिए वहां पे देख लीजिए। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लीजिए खूब बढ़िया से कि भारत कितना डिग्री अक्षांश पर और कितना डिग्री देशांतर में है। क्लियर हो गए? इसको सबसे पहले देखना है। देखिए भारत का जो ये हिस्सा है ये लद्दाख कहलाता है, जो सबसे ऊंचाई का हिस्सा है। देखिए ध्यान से। और भारत का जो भारत के नक्शे पर आप देखिएगा तो ये जमीन सबसे नीचे का है। इस अक्षांश उसका क्या नाम होगा? और ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। और इधर का देशांतर ये सबसे अंतिम में हो गया। क्या भारत का इससे ज्यादा नहीं है? तो देखिए यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, ये भी क्षेत्र है एक ठो। हमारा क्षेत्र यहाँ भी है। अब इस बात को समझ लीजिए। अब चलिए जो लाइनें लेटी हुई है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। तो भारत का जो नक्शा है तो सबसे नीचे जो है यहां पर है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। तो यहां से जो रेखा गुजर रही है, जो अक्षांश गुजर रहा है, उस अक्षांश को कौन सा अक्षांश कहते हैं? तो इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको? 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश। और यह जो 8 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांशीय रेखा है, जो सबसे हमारा अंतिम रेखा है, सबसे फिर से देख लीजिएगा जरा सा। सबसे अंतिम पॉइंट तो मेरा है ये वाला। यहां इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अक्षांश। कौन सा अक्षांश? तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश। समझे कि नहीं? दक्षिण में सबसे हमारा अंतिम छोर क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। समझे कि नहीं? और तो यहां से जो अक्षांश जाएगा उस अक्षांश का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। और इस अक्षांश जो रेखा है वह कहाँ है? कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी में भी कहा, तो कन्याकुमारी में है ना, इसका नाम है केपोरिन। कहां पे? केपोरिन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको आप जो है ना कुमारी अंतरीप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुमारी अंतरीप। यहां से गुजरती है ये रेखा, यह अक्षांश कन्याकुमारी से गुजरती है, जो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट का। कितना डिग्री कितना मिनट का? 8 डिग्री 4 मिनट का। तो सबसे अंतिम पॉइंट मेरा सर यही है, नहीं, ये भारत की भूमि का सबसे अंतिम पॉइंट है, लेकिन भारत का जो और जगह है वो आप देख रहे हैं। एक मिनट जरा सा, फिर से इसको हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो रेखा हमारा यहां पर है, जो जमीनी स्तर पर देखें दक्षिण साइड में, यह जो अक्षांश है इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। ये कहां है भैया? ये कहां से गुजर रही है? कन्याकुमारी से। कहां से गुजर रही है? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी के किस जगह से? तो केप केमोरिन के जगह से, केप केमोरिन जगह से, जिसका दूसरा नाम क्या है? तो इसी को कहा जाता है, केप कोरिन को ही कहा जाता है कुमारी अंतरीप। क्या कहा जाता है? कुमारी अंतरीप। ध्यान समझिएगा, कुमारी अंतरीप। और यह हमारा मुख्य भूमि है। क्या है? मुख्य भूमि, दक्षिणतम बिंदु है। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु ये नहीं है, माने इसको आप कह सकते हैं कि भूमि में सबसे नीचे मेरा यही है। लेकिन भारत के यहां देखिए, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समझ में आ रही है बात? तो यह हमारा जो ये हुआ, ये मुख्य भूमि हुआ। अगर भूमि की चर्चा करें तो मुख्य भूमि, लेकिन दक्षिणतम भारत का विस्तार दक्षिण में कहां तक है? तो भैया हमारा विस्तार यहां तक है। समझ में आ रही है बात? हमारा विस्तार कहां तक है? यहां तक है। सुनाई दे रहा है? और भारत का ये सबसे अंतिम छोर है, जिसको कहते हैं दक्षिणतम बिंदु, यानी कि सबसे दक्षिण में सबसे नीचे तक भारत का विस्तार कहां तक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। बहुत सारे क्या हैं? छोटे छोटे हमारे क्या हैं? द्वीप हैं। समझ में आ रही है बात? सबसे छोटा जो द्वीप है इसको सेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेट निकोबार। क्या बोलते हैं इसको? सेट निकोबार। और यहां पर जो है आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो अक्षांश गुजरती है, इस जगह से जो अक्षांश गुजरती है, वह उस अक्षांश का नाम है 6 डिग्री 45 मिनट। डिग्री को ऊपर में बिंदु देते हैं इस तरह से, और मिनट को एगो पाई खींच देंगे तो मिनट, और 2 पाई खींच देंगे तो सेकंड। क्लियर हो गया? जैसे अगर लिखना है 3 डिग्री 45 मिनट, तो ऐसे हो गया 3 डिग्री 45 मिनट। क्लियर हो गया ना? तो यहां से जो सबसे दक्षिणतम बिंदु से जो अक्षांश गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? 6 डिग्री 45 मिनट। कहां से गुजरती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे निकटतम, सबसे नीचे का जो मेरा सेट निकोबार है वहां से। क्लियर हो गया? ये है मेरा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट। इसी को क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट। क्लियर हो रहा है? बोलिए नहीं रहा है? या इसी को बोलते हैं फिमिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? फिमिलियन पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? फिमिलियन पॉइंट। समझ में आ गया? 2004 में
सुनामी लहर में जब आया था तो यह जो सेठ निकोबार जो है, पहले इसका नाम था सेठ निकोबार, तो ये जो है से क्या हो गया था, डूब गया था। क्या हो गया था? डूब गया था, है ना। लेकिन इसका फिर से नाम क्या पड़ गया? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिमिलियन पॉइंट इसको कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट किस जगह को कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां हम लोगों का जो दक्षिण में भारत का जो विस्तार है उस पॉइंट को, और वहां से जो अक्षांश गुजरता है उसको बोलते हैं 6 डिग्री 45 मिनट। क्या बोलते हैं? 6 डिग्री 45 मिनट। लेकिन अगर भूमि की, तो द्वीप है ना, यहां तक मेरा द्वीप है, लेकिन हम सबसे अंतिम भूमि मेरी कहाँ है? तो अंतिम भूमि से जो अक्षांश गुजरती है वह अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है, जो कन्याकुमारी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? कन्याकुमारी से। यह मेरा मुख्य भूमि में सबसे अंतिम जगह है। क्लियर हो गया? तो भारत में दक्षिण में जो विस्तार हुआ है वह मुख्य भूमि के तौर पर कन्याकुमारी से, और अगर यहां की बात कर लेंगे तो यहां पर हमारा विस्तार दक्षिणतम बिंदु तक, जिसे कहने का मतलब समझिए, मेरा ये पूरा घर है, तो भैया बना हुआ कितना में है? तो बना हुआ 70 फीट में है। जमीन आपका कहां तक है? 10 फीट आओ आगे तक है, यानी कि 80 फीट तक है। जमीन मेरा कहां तक है? 80 फीट तक। लेकिन बना हुआ कितना फीट में है? 70 फीट में। तो भाई 10 फीट में मेरे ही ना है। तो भाई जमीन जो है से मुख्य भूमि है कन्याकुमारी तक, लेकिन मेरा ओरिजिनल कहां तक है? तो मेरा ओरिजिनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अब आ गया समझ में? तो हमारे यहां से जो सबसे मुख्य भूमि है वहां से 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश है, और सबसे जहां पर हमारा दक्षिणतम बिंदु है वहां पे 6 डिग्री 45 मिनट का अक्षांश गुजरता है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहां तक का विस्तार मेरा है। तो अब इसको याद रखिएगा, जिसको हम लोग निकोबार, ग्रेट निकोबार, सेठ निकोबार, जो भी बुझाता है कहिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो ध्यान से समझिएगा, 6 डिग्री 45 मिनट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया? अब चलिए, नीचे का तो विस्तार हम लोग पढ़ लिए, अब ऊपर में चलिए। तो सबसे ऊपर में लद्दाख है, जहां से हमारा एक अक्षांश, यहां से भी एक अक्षांश गुजर रहा है, यहां से भी एक अक्षांश गुजर रहा है, और यह जो अक्षांश गुजर रहा है यह हमारा सबसे अंतिम बिंदु है उत्तर साइड में। सबसे अंतिम बिंदु है कहां? उत्तर साइड में। और जैसे ही उत्तर साइड में है तो यह कितना डिग्री पर ऊपर में है, इसको जानना जरूरी है। तो यहां पर जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। इस अक्षांश को हम लोग क्या बोलेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट, क्या चीज? नॉर्थ। समझ में आ गया बात? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। तो याद रखिएगा, दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे, है ना, हमारा उत्तरतम बिंदु जो है, सबसे उत्तरतम जो बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ये हमारा उत्तरतम बिंदु है। उत्तर में सबसे अंत का बिंदु है, उत्तर अंत बिंदु, उत्तर अंत बिंदु है ये। इसको किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल से। दक्षिणतम में सबसे लास्ट बिंदु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। आ गया समझ में? सर ये क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री तो आप समझ रहे हैं कि 8वां लाइन है वो। 8 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 8वां लाइन। 6 डिग्री का मतलब कितना है? 6ठा लाइन। सर 45 मिनट, तो माने 6ठा बिंदु से
ज्यादा, माने जैसे छठा बिंदु है ना ये, तो छठा जो लाइन खींचा गया है उससे नीचे तक मेरा जमीन है, उससे थोड़ा सा नीचे तक जमीन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 37 डिग्री 6 मिनट का मतलब क्या होगा कि 37 और 38, माने 37 डिग्री और 38 डिग्री के बीच में हमारा ये है। क्लियर हो गया? अब समझ में आ रही है बात है? तो अब देख लीजिए अक्षांशीय विस्तार मेरा कितना हो गया, जरा समझिएगा। अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार, बहुत ध्यान से समझ लिएगा तो समझ में आ जाएगा, और तो जहां छोड़ दीजिएगा तो सब बने एकदम मिट्टी में मिल जाइएगा। अब बताइए अधिकतम भारत यही ना है जी, नॉर्थ में यहां से जो लाइन गया है अक्षांश गया हुआ 37 डिग्री 6 मिनट, और सबसे अंतिम में माने दक्षिण में हमारा है कितना 6 डिग्री 45 मिनट का। तो अब हमको जवाब दीजिए बढ़िया से कि हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, और सबसे नीचे में है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। तो इसको अगर हम घटा दें, तो हम अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। कितना आ जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। तो 29 डिग्री 2 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 29 लाइन आ 2 मिनट भर और, यानी कि लगभग इसको हम लोग कह सकते हैं 30, क्या कह सकते हैं लगभग इसको 30, लगभग कितना कह सकते हैं 30। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर हम यहां से शुरू करें तो 1 अक्षांश 2 अक्षांश 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते कहां तक, ऐसा ऐसा लाइन कै गो 30 गो। भारत से होकर के कितने अक्षांश गुजरते हैं 30, कितने अक्षांश गुजरते हैं 30। समझ में आ गई बात? कितने अक्षांश गुजरे 30, लगभग कितने अक्षांश गुजर गए 30। समझ में आ रही है बात? तो आपको बताइए कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक के, माने लद्दाख से ग्रेट निकोबार तक, लद्दाख से ग्रेट निकोबार तक कितने अक्षांश हैं भारत में 3। कितने अक्षांश हैं 3, लेकिन पूछेगा कि नहीं एकदम ठीक ठीक बताइए कितने अक्षांश हैं, तो 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश हैं भारत में उत्तर से दक्षिण। क्योंकि आप इसको तो पता होना चाहिए कि भैया अक्षांश तो उत्तरी दक्षिण हो सकता है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या है अक्षांशों की स्थिति है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत से कितने अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अब हमको देखना होगा देशांतरीय विस्तार भी, देशांतरीय विस्तार देखना होगा ना। तो अब जरा सा ध्यान से समझिए, अब यहां पर एक बात और समझिए बढ़िया से, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतर का मतलब क्या हो गया, तो देशांतर का मतलब जो हो गया, 1 मिनट और ध्यान से समझिएगा, देशांतर का मतलब हो गया कि देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये वाला यही ना है देशांतर में जी। तो ये वाला तो गुजरात को टच करता है ये वाला, इधर वाला अरुणाचल प्रदेश को टच करेगा। सबसे अंतिम में हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश, जो पूरब साइड में है भारत के, और पश्चिम साइड में भारत का सबसे क्या है गुजरात, क्या है गुजरात। अब ध्यान से समझिए अक्षांश की स्थिति क्या है, अरे देशांतर की स्थिति क्या है। तो इधर हम बना देते हैं देशांतरीय विस्तार, क्या बना देते हैं देशांतरीय विस्तार। उधर था हमारा अक्षांशीय विस्तार, इधर समझ लीजिए देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार समझ लीजिए। अब बताइए भारत तो हमेशा हम तो भैया वो साइड में है, यानी कि पूर्वी देशांतर में है। चाहे वो गुजरात की चर्चा कर ले, चाहे अरुणाचल प्रदेश की चर्चा करें, भारत के लिए पूरब में अरुणाचल है,
भारत के लिए पश्चिम में गुजरात है, लेकिन विश्व के नक्शे पर देखें तो चाहे गुजरात को कहिए या अरुणाचल को कहिए, विश्व के पटल पर, पृथ्वी के पटल पर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश सब किसमें है? पूर्वी देशांतर में है। हम पूर्वीय देशांतर न पढ़ेंगे जी, ऐसे ऐसे हम पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे। तो अब जो लाइन, जो ये देशांतर जो गुजरात से होकर के गुजर रही है, यह कितना डिग्री देशांतर है, इसको जा समझ लेते हैं। या इस देशांतर को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इस देशांतर को हम लोग कहेंगे, इस देशांतर को हम लोग कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। क्या कहेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट क्या? पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर? तो भैया भारत जब पूर्वी देशांतर में है तो यह 68 डिग्री 7 मिनट क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। और ये रेखा किस जगह से गुजर रही है? तो गुजरात से। भारत के किस जगह से? गुजरात से। समझ में आ रही है? गुजरात में भी कहां? गुजरात में भी किस जगह से? गुजरात तनी मनी में नहीं, बीच से बिहार से। तो बिहार तनी मनी में नहीं ना है, बिहार भी बहुत बड़ा है। तो गुजरात के किस जगह से? तो गौरमोता से। कहां से? गौरमोता से। समझ में आ रही है बात? जिसको हम लोग सरक्रिक कहते हैं भी। सरक्रिक अगर बोले तो जहां पे बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें भी किस जगह से? तो नारायण सरोवर से ये रेखा गुजरती है। कहां से? नारायण सरोवर से। नारायण सरोवर कहां है? कच्छ में। नारायण सरोवर कहां है गुजरात के? कच्छ में। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? ये जो देशांतर है, यह देशांतर भारत के किस जगह से गुजरता है? गुजरात। गुजरात में भी कहां से? गौरमोता से। कहां है ये? तो सरक्रिक में है, जहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है थोड़ा सा। और उसके बाद इसको और कौन पॉइंट से? तो भैया नारायण सरोवर से। नारायण सरोवर कहां है? तो यह कच्छ में। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? हाँ, तैयारी में है आप। अब समझिए ध्यान से। यहाँ इधर का तो हम लोग कर लिए, इधर का कर लिए, और ये कहां तक है? यहां तक। देखिए कहां से कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। तो यहां भी एक देशांतर गुजर रहा है। तो ये जो देशांतर गुजर रहा है, कितना देशांतर है? तो भैया ये जो इधर से गुजर रहा है, ये जो देशांतर है, यह 97 डिग्री 25 मिनट। कितना डिग्री? 97 डिग्री, यानी कि 97वां देशांतर। अवकाश से थोड़ा सा जाते, यानी कि 97-98 के बीच में। अब तो समझ में आ रहा है ना कि 0 1 2 3 4 97वां के बाद ये वाला है। ठीक है? जहां अरुणाचल प्रदेश तक हमारा विस्तार है भारत का। कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। पूर्वीय ना है इधर सब, पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। ये रेखा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस जगह में? ये भी तो बताना है। तो किबुद्धू नामक स्थान में। कहां? किबुद्धू नामक स्थान में। किबुद्धू नामक स्थान में है। आ गया समझ में? तब अंतर देख लीजिए। अंतर ध्यान से समझिएगा, सब गप कीजिएगा, बाहर चल जाइएगा। अंतर समझ लीजिए। तो यहां पर हमारा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां पर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट घटाओ 68 डिग्री 7 मिनट इज इक्वल टू कितना? 25 में 7 गया 18, 7 में 17 में से 8 गया 9, 8 में से 6 गया 2, 29 डिग्री 18 मिनट आया। कितना डिग्री आ गया? 29 डिग्री 18 मिनट। तो 29 डिग्री 18 मिनट का मतलब क्या होता है बताइए? 29 डिग्री 18 मिनट। तो लगभग भी कितना हो गया? 30। लगभग कितना हो गया? 30। इधर भी लगभग कितना हो गया? 30। भैया हम जितना इधर है उतना ही इधर भी है। आ रहा समझ में?
तो 30 गो लगभग लाइन ऐसे और 30 गो लगभग लाइन ऐसे। समझ में आ रहा है बात? 30 गो अक्षांश भी और 30 गो लगभग देशांतर भी। तो हमारा जो ये देश है, यह जो भारत देश है, कुल मिला जुला करके इसका जो आकार है, इसका जो आकार है, तो दोनों तो बराबर है, तो बराबर को बोलेंगे सम। चारों तरफ से बराबर है, तो हाँ भैया चारों तरफ से बराबर है, इसीलिए सम चतुष्कीय। कैसे? सम एक मिनट रुक जाइए, रुक जाना ना। सम चतुष्कोणीय कर दीजिए, सम चतुष्कोणीय, सम चतुष्कोणीय आकार का मेरा देश है। हमारा देश अक्षांश और देशांतर के विस्तार से ये पता चलता है कि हमारा देश जो है सम चतुष्कोणीय आकार का है या सम चतुष्फलकीय आकार का है। अब यहां तक हो गया, सबको समझ में आ गया? मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? क्लियर हो गया सारा चीज से? अब जरा सा समझ लीजिए आगे। अब जरा सा समझ, इसको हटाते हैं। अभी वीडियो में तो आ ही गया होगा ये, अरे वीडियो में तो आ ही गया होगा, तो जरा सा अब फिर से समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, पूरा ध्यान से समझ लेते हैं। तो ध्यान से कैसे समझेंगे वो बात समझ लीजिए। चलिए अब इसको हटाएं यहाँ से। चलिए हट जा भाई। चलिए भारत की स्थिति आप लोग समझ लीजिए अक्षांश की तरह और देशांतर की भी तरह से। कोई दिक्कत है? अब आगे चलिए। अब पहला चीज देख लीजिए। अब हमको बताइए दो अक्षांश के बीच की दूरी, जोर से बोलिए, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि दो देशांतर के बीच की दूरी, बोलिए, सब जगह समान नहीं होगा। दो देशांतर के बीच की दूरी पर अगर चर्चा कीजिए तो देखिए, दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। ये भाई बात देखना, यहां समझ तो नहीं मिलना, समझी थे फिर देखिए तो जरा सा, यही ना हम बता रहे थे कि देशांतर है। यहां से विषुवत रेखा है, तो यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी विषुवत रेखा पर, फिर से समझिएगा, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 111। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दूरिया क्या होते जाएगा? कमते जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दूरिया क्या होते जाएगा? कमते जाएगा। लेकिन विषुवत रेखा पर दो अक्षांश की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। क्लियर हो गए? अक्षांश जो है, दो अक्षांश, ये दोनों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितना होगा? 111 किलोमीटर। कितना होगा? 111 किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर है या जैसे जैसे नीचे जाइएगा कमते जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हम बोले थे कि दो अक्षांशों की दूरी फिक्स्ड है, लेकिन दो देशांतर की दूरी हर जगह फिक्स्ड नहीं। कुछ बात है क्या? कुछ दिक्कत है क्या उसमें? हैं बोलिए, वो क्या तो बोल रहा जी? हैं किसका पीछे? तो इसको छोड़िए ना, उसके लिए डिस्टर्ब पहले कर रहे हैं। तो इसको समझ में आ रही है बात है? उसको हम जाने कि दूसरा, तो यहां पर इस बात को समझ लीजिए। आ गया समझ में? अब तो दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितना? विषुवत रेखा पर कितना? 111 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। बाकी ऊपर जाइएगा उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर,
तो दोनों साइड में क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। तो सबसे कम कहां मिलेगा आपको दूरी, सबसे कम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे कम दूरी होगा कि नहीं होगा। तो अब इस हिसाब से जरा सा हम लोग भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई पढ़ लेते हैं, अब फिर पूरब से पश्चिम की लंबाई पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत, जोर से बोलिए ना। तो अब देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की, ध्यान से समझिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर माने ऊपर और दक्षिण माने नीचे, लंबाई कई गो निकला था उसमें से 30 गो देशांतर, लगभग 29 डिग्री 2 मिनट बना था, लगभग इसको हम लोग 30 कहे थे। लगभग कै लाइन ऐसे 30, और हर लाइन के बीच की दूरी कितना, 100 कितना, 100 कितना, 100, तो 111 में सीधा सीधी अगर हम लोग 30 से गुना कर 3,3,3,0 इतना किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन 30 गो लाइन पूरे नहीं ना है, 29 के बाद 2 मिनट में ना बदल जा रहा है, तो पूरे इसकी लंबाई नहीं है, कितना है, अंतरवा पता था ना कि 29 डिग्री और 2 मिनट का था। तो इसमें अगर 111 किलोमीटर से गुना कर दीजिएगा, तो 111 किलोमीटर से जब गुना कर दीजिएगा तो पूरे लंबाई निकल जाएगा 3,214 किलोमीटर, यानी कि भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। आगे समझ में, कोई आपसे पूछेगा कि भारत के उत्तर से दक्षिण यानी कि सीधे आप कहा लद्दाख से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हमारा कितना किलोमीटर की दूरी है, तो 3,214 किलोमीटर की। ये मेरा एरिया है, भारत का एरिया है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है सबको? तो उसी हिसाब से बताइए, पश्चिम से पूरब की लंबाई, पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो भैया अंतरवा अभी निकाल के लाए थे कि 29 डिग्री 18 मिनट का है। कितना का है? 29 डिग्री 18 मिनट का है। लेकिन सब जगह का लंबाई 111, जैसे देखिए हमारा भारत तो भैया कर्क रेखा से ऊपर में है, तो कर्क रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर में है, विषुवत रेखा पर ना उसकी लंबाई का 111 किलोमीटर है। दो देशांतरों की लंबाई विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर, लेकिन ऊपर धीरे धीरे जाइएगा तो कमते जाएगा। तो यानी कि इसकी जो लंबाई है वह 111 किलोमीटर से क्या है? कम है। क्या है? कम है। और जब 111 किलोमीटर से कम से अगर इसको गुना कीजिएगा, तो जैसी पश्चिम से पूरब यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप दौड़िएगा, तो आपका जो कुल लंबाई आ जाएगा 2,932 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2,932 किलोमीटर। यानी कि आप दोनों का अंतर निकालिए, दोनों को घटाइए, तो लगभग जो है 281 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, जो ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत कम अंतर है। जो ज्योग्राफी की दृष्टि से क्या है? बहुत कम अंतर है। यानी कि लगभग जो है दोनों साइड में हमारा क्षेत्रफल क्या है, हमारा दूरी क्या है, लगभग क्या है? बराबर है। 281 किलोमीटर का अंतर है। इसीलिए हमारा देश की जो आकृति है वह समचतुष्कोणीय है। क्या है? समचतुष्कोणीय है, समचतुष्फलकीय है, समचतुष्कोणीय है। तब टोटल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों में अगर आप गुना कर दीजिएगा, ये दोनों में गुना कर दीजिएगा, तो भारत का जो कुल एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यही हमारा भारत का क्षेत्रफल है। हो गया? 32,87,263 किलोमीटर हमारा भारत क्या है? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत सातवां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कैवा देश है? सातवां, है ना। तो सर पहला कौन है जहां सबसे ज्यादा जमीन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो रूस के पास है। किसके पास है? ये वाला बंद कर दो। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? रूस के पास। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? रूस। रूस की राजधानी मास्को। यह सबसे नंबर 1 है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा नंबर पर कौन आएगा? तो रूस के बाद जो दूसरा नंबर पर आता है वह है कनाडा। क्या नाम है उसका? कनाडा। कनाडा की राजधानी किसके बताएगा? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल में, जमीन जायदाद में। जमीन में सबसे ज्यादा है कौन? पहला रूस, दूसरा कौन? कनाडा। तीसरा नंबर पर कौन सा देश है? चीन। तीसरा नंबर पर चीन। चीन के पास बहुत जमीन है। चीन की राजधानी बीजिंग। अगर आ जाएगा प्रश्न तो लिख दीजिएगा, हमको आ रहा था, बकर बकर कर रहे हैं। चौथा नंबर पर उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो अमेरिका, जिसको कहते हैं यूएसए, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। वाशिंगटन दूगो है वहां पर, इसका नाम रख दीजिए डीसी। इसका नाम क्या है? डीसी। सर वाशिंगटन डीसी क्यों? तो वाशिंगटन अमेरिका में 2 ठो है, तो जो वाशिंगटन कहिएगा तो दोनों का नाम हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं, इसका राजधानी है अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, है ना। वाशिंगटन डीसी का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या हो गया नाम इसका? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वह वाशिंगटन जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है वही अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्लियर हो गया? पांचवा देश बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत 5वां नंबर पर है। तो 5वां नंबर पर है जनसंख्या के भी दृष्टि से। एक क्वेश्चन है, कौन ऐसा देश है जो जनसंख्या के भी दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों सेम नंबर पर है? तो ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील। ब्राजील क्षेत्रफल में भी 5वां नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां नंबर पर देश है। तो ताली तो यही बजाना चाहिए। टेस्ट में क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक जगह और जनसंख्या की भी दृष्टि से एक जगह पर है, तो उसका नाम है ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्लियर हो गया मेरे भाई? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। 6ठा नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 6ठा नंबर क्या कर रहा है? 6ठा नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जोर से बोलना केन मेरा। और 7वां नंबर पर क्या है? भारत। नहीं आ गया समझ में? समझ में आ गया बात है? विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में? रूस। भारत का स्थान कैवा नंबर पर है? 7वां नंबर पर। समझे? हम पूरे विश्व का कितना भूमि रखे हुए हैं? भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है? तो 2.45%। विश्व में जितनी भूमि है ना, जितनी भूमि है उसका मात्र हम 2.45% विश्व का कुल भूमि का भारत के पास 2.45% है। क्लियर हो गया? एकदम बढ़िया समझ में आ गया? चलिए एक पॉइंट और पढ़ा देते हैं यहाँ पे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा नंबर पर है। क्षेत्रफल में कितना है? जमीन हमारे पास कितना है? 7वां स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या में हम कैवां स्थान पर है? दूसरा स्थान। इतना ना होना चाहिए। तो अब हमको बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। किसकी दृष्टि से बात कर रहे हैं? जनसंख्या की दृष्टि से। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? हम किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की। देखिए पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर पहले पढ़ लीजिए। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश चीन। सबसे बड़ा देश चीन। दूसरा नंबर पर कौन आता है? भारत। समझ में आ गया? तीसरा नंबर पर कौन आता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या में, उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या में अमेरिका, यूएसए। क्या नाम है इसका? अमेरिका।
चौथा नंबर पर कौन आता है जल्दी बताओ। चौथा नंबर पर इंडोनेशिया। चौथा नंबर पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथा नंबर पर है। और पांचवा नंबर पर क्या बताए थे? ब्राजील। क्या बताए थे? ब्राजील। देखिए जनसंख्या में भी पांचवा नंबर पर और क्षेत्रफल में भी पांचवा। आ गया समझ में? उत्तरी मैंने आप अक्षांश और देशांतर कुछ समझ में आया? तो अगले पाठ में कर्क रेखा, मकर रेखा और जितना भी छूटा हुआ है उतनी विस्तार से बताएंगे। क्योंकि अब मिजाज थक गया है। तब तक हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।